फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि क्या ये प्रोसिक्यूशन वीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की, इसलिए ये इतनी बड़ी सजा हो गई है, या क्या क्या रीजन रही है? पीटीआई इसको किस तरह से अपने डिफेंस में कोई आर्गुमेंट देती है? नहीं, रीजन तो कुछ भी नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान में इसकी जो जो रिpercussions हैं वो पाकिस्तान में बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान के लिए तो नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा इन मुकदमों से या इन सज़ाओं से। जो असल बात है वो तो ये है कि आप ही पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे तो इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि तलखियाँ ज़रूर इससे बड़ी हैं वक्ती तौर के ऊपर, लेकिन ये तलखियाँ तो जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में भी बताया कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है। अगर वो फ्रंट चलता रहता है और गुफ्तगू होती रहती है, बातचीत आगे बढ़ती है, तो फिर वो तलखियाँ भी कम हो जाएंगी, जो यकीनन इस फैसले के नतीजे में थोड़ी बड़ी है। लेकिन इस लेकिन फैसले का इस पाकिस्तान केस को भी लेकर, इस केस को लेकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गिल्ट मौजूद है? चाहे वो बानी पीटीआई की हद तक ना हो, पीटीआई की हुकूमत की हद तक हो, कहीं ना कहीं गिल्ट मौजूद है। इसको सही तरीके से टेकअप नहीं किया गया, इसको हैंडल नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया गया। उस वक्त जो डिसीजंस लिए गए वो गलत थे, जिसकी वजह से ये केस बना, वरना ये केस बनता ही नहीं। कोई नहीं, यहाँ पे कुछ केस ना भी हो तो क्या बन जाता है? मेरे पे केस क्या है? अगर ना हो तो फिर केस बन गए हैं यहाँ पे कि मैंने 4 चारपाइयाँ जो हैं वो जाके चोरी की, मैंने 5 बोरी यूरिया खाद चोरी की, मैंने ओप्पो मोबाइल फ़ोन स्नैच किया, मैंने कोसार मार्केट में एक आदमी से 50 लाख रुपया लिया और वो नहीं देने के ऊपर उसके ऊपर बंदूक तान ली। तो जहाँ पे ये केस बन गए हैं वहाँ पे ये भी बन जाता है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके केसेस का क्या कोई क्या कोई बंदा इनको सीरियस भी लेता है? नहीं, तो सवाए जाहिर है इसके कि एक कि एहतसाब हुकूमत अदालत ने फैसला दिया है और उस फैसले को आप ना माने, उससे इत्तफाक ना करें, लेकिन जाहिर है कि इस फैसले को लेकर ज़रूर डिस्कशन होती है और उसमें जो भी जजमेंट है उसके ऊपर भी बात होती है। तो अब अगर जजमेंट में ये कहा जाता है कि नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया है और फ़ायदा पहुंचाया गया है एक बिजनेस टाइकून को, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस फैसले को। तो इस बैकग्राउंड में इस केस की कोई अहमियत नहीं है। आपने इंटरनेशनल कवरेज देखी है कि कैसे आलमी रायमा ने इस केस की जजमेंट को पेश किया है। टेलीग्राफ ने कहा है कि ये तो सिर्फ एक बुश की जो नई इंतज़ामिया है उसको रेड रैग दिखाने के लिए किया गया है। अल जजीरा की आप कवरेज देखें, हर जगह आप देखें कि किस तरह से आलमी रायमा ने इसको लिया है। तो पाकिस्तान का मीडिया तो चूंकि इस वक्त मजबूर और लाचार है, उनकी उस तरह से आवाज़ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया उसी से आपको पता चल जाता है कि हमारी जुडिशल सिस्टम की इस वक्त क्या हैसियत है दुनिया में। अच्छा, नहीं देखिए, दो तीन चीज़ें जो अहम हैं वो देखने वाली हैं। आप कहें कि ये जजमेंट गलत हो सकती है, अपील का हक भी है, इसको आगे जाकर आप प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें अहम हैं। पहले ये एसेट रिकवरी यूनिट जो कि शहजाद अकबर साहब हेड कर रहे थे, वो एनसीए को लिखते रहे कि वो इंक्वायरी करे, फिर उसके बाद एट दी एंड उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ये जस्टिफाइड है, यहाँ पे बिल्कुल कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, लिहाजा इसको कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया और ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट का, सॉरी, रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अकाउंट दिया। वो क्या रीज़न थी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का दिया, जबकि ये पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था? तो सुप्रीम कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान की है ना। इशू ये नहीं है, इशू अकाउंट में पैसे आने का नहीं है। इशू ये है एनसीए ने एक इंक्वायरी शुरू की। उस इंक्वायरी शुरू होने के बाद पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थे। या तो आप मलक रियाज साहब की जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट करते कि वो ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल करा देते, जो कि 190 मिलियन डॉलर जो है वो आ जाता वहाँ पे। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते और आप बरतानिया में केस लड़ते, जो 8 साल चलता, 10 साल चलता, हमें नहीं पता, ये साबित करने के लिए कि ये पैसा दरअसल हुकूमत पाकिस्तान का है
और इसको मलिक रियाज साहब ने गलत तौर के ऊपर इससे हसन नवाज शरीफ से अपार्टमेंट खरीदा है। हम्म। हमारा चूँकि मुल्क जो है उसमें हमेशा डॉलरों की कमी ही रहती है। हमारी होश में तो कभी ये हुआ ही नहीं है कि डॉलर जो है वो सिवाय मुशर्रफ साहब के एक दौर के कि ये डॉलर जो है हमें ना चाहिए हों। तो हम ये कहते हैं कि फौरी तौर के ऊपर अगर 190 मिलियन डॉलर आ रहा है तो आप फौरी तौर पे ले लें। तो इसलिए कैबिनेट ने फैसला किया कि ये हम केस नहीं लड़ते, हम पैसे ले लेते हैं। वो पैसा आया और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला। अब कैबिनेट वाला भी जो मामला है वो भी आपके सामने है कि दो गवाह भी आ गए कैबिनेट के जो कहते हैं कि ये बंद लिफाफा जो है वो हमें दिया गया और कहा गया कि इसकी अप्रूवल चाहिए और इसको एज इट इज़ या इसको खोलना भी नहीं है, ये सिक्रेसी का मामला है, ये एग्रीमेंट का मामला है और ये खुद से ही फैसला कर लिया गया। तो ये फैसला फिर अगर कैबिनेट से अप्रूवल लेनी थी तो फिर कैबिनेट को ब्रीफ भी तो करना था, बताना भी था कि ये आखिर एग्रीमेंट हुआ क्या है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो दोनों गवाह पेश हुए हैं उन्होंने कैबिनेट में तो हमायत की थी कि लिफाफा ना खोला जाए। इस लिफाफा खोलने के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंसिस्ट किया था वो तो सिर्फ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने किया था, या थोड़ा बहुत फिर मैंने उनको साथ दिया था। ये जो गवाह हैं इन्होंने तो कहा था कि इसको बंद रहने दिया जाए। लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने कहा था बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। और लॉजिक उनका ये था कि अगर इसको खोलते जाता है तो कैबिनेट की जो खबरें हैं हम बाहर अभी नहीं निकले होते तो कैबिनेट की खबरें पहले जो हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। तो उनका मानना ये था कि अगर ये आप अभी खोलेंगे और खबरें बाहर चली जाएंगी तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो हम साइन करने जा रहे हैं वो तो वैसे ही इफेक्ट हो जाएगी। लिहाजा आप इसको लफाफा ना खोलें। लेकिन अब सिर्फ कल खान साहब ने भी कहा है, लेकिन इसको तो चले 2 साल हो गए, काबीना ने गलत कर दिया, इमरान खान की काबीना ने। अब 2 साल से तो शहबाज शरीफ की काबीना है ना, तो 2 साल से वो क्यों इसको सीक्रेट रख के बैठे हुए हैं? वो खोल दें, वो खोल दें और उसके मुताबिक फिर अपने इस फैसले को रिवर्स करें। ये तो नहीं कि मीठा मीठा हाँ पर कड़वा कड़वा थू। अगर आप समझते हैं कि ये फैसला गलत था काबीना का और असल में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज नहीं साइन करनी चाहिए थी, तो उसका बड़ा आसान ये तरीका है कि आप ये पैसे मलिक साहब को वापस करेंगे, उसके बाद जाके बरतानिया में अपना केस लड़ें और ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी साइन हुई है इसको वेव कर दें। अच्छा फवाद साहब, ये जो असल में पैसा आया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये पैसा फिर किस तरह से एडजस्ट हुआ था? एग्रीमेंट कैसे हुआ था? ये अलकादर ट्रस्ट कैसे बन गया था और क्या डील हुई थी जो बिजनेस टाइकून है उसके उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अलकादर ट्रस्ट का तो इस डील से कोई ताल्लुक नहीं। अलकादर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी और ज़मीन तो इससे 1 साल पहले बन चुकी थी और ये तो ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग तैयार हो रही थी जबकि ये कुछ हुआ, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मलिक साहब के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा नहीं है जिसकी कैबिनेट ने कोई अप्रूवल दी है। मुआहदा जो हुआ है वो एनसीए और मलिक रियाज अली रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ, जिसमें उन्होंने ये पैसे कहा कि हम ये पैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी लायबिलिटी है हम उसमें जमा करवा देते हैं, इस शर्त के साथ कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है एनसीए के साथ वो ओपन नहीं की जाएगी। और एनसीए ने जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को ऑफर की कि ये पैसे जमा करा रहे हैं, अगर आप हमारी इसको कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखते हैं तो ये पैसे आपको मिल जाते हैं, अदरवाइज आप आ जाइए और यहाँ पे केस करिए। तो हमने फैसला किया कि ये पैसे लेते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करते हैं।